नमस्कार मेरे प्रतियोगी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस मेकर पॉइंट और मेरे ऐप प्रयागराज पीसीएस निबंध में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, 16 अक्टूबर से हमारी कक्षा निबंध और पत्र लेखन पर चल रही है, जिसमें आज पहली कक्षा मैं पत्र लेखन पर पढ़ाने चल रहा हूं और मेरा यह प्रयास है कि आप सभी प्रतियोगी बंधुओं को ARO 2016 की मुख्य परीक्षा में, BEO की मुख्य परीक्षा में और पीसीएस की मुख्य परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त हो। चूंकि पत्र लेखन के विषय में एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, चूंकि आप जितनी किताब पलटेंगे, जितना आप नोट्स पलटेंगे, उतने तरह की बातें आपके सामने आएंगी। मतलब विभिन्न नोट्स में, विभिन्न कोचिंग के मैटर्स में विभिन्न तरह के पत्र प्रारूप आपके सामने आएंगे। यहां तक कि यदि आप मार्केट से पत्र लेखन की पुस्तक खरीदते हैं तो उसमें भी आपको विविधता देखने को मिल सकती है प्रारूप को लेकर के। लेकिन मेरा प्रयास यह है कि आपको प्रामाणिक पत्र प्रारूप मिले, जिसके आधार पर आपको अगर 10 अंक का निबंध व पत्र लेखन आता है तो कम से कम 7 से 8 अंक जरूर मिले। अन्यथा क्या दशा बनती है, जो कोई कभी ARO की या यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा दे चुका है और अपनी कॉपी देखा है, आप उससे पूछेगा, उसे 10 में 3 और 4 अंक मिले। और जानते हैं आप कि BEO की मुख्य परीक्षा हो या ARO की मुख्य परीक्षा हो, चयन और अचयन में मात्र 1 या 2 नंबर का फासला रहता है। जिनका रुकता है वो 4-5 नंबर, 6 नंबर के आसपास रुकता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और जिनका हो गया वो भी बहुत कट ऑफ से, बहुत हाई मेरिट पर नहीं होते हैं। इसलिए आपका प्रयास है कि एक एक नंबर आपका बढ़ना चाहिए। अन्य की अपेक्षा प्रत्येक प्रश्न पर आपको जब तक 1 से 2 नंबर की लीड नहीं मिलेगी तब तक आपका चयन मुश्किल है। चाहे वो जीएस का पेपर हो, चाहे वो निबंध का पेपर हो, चाहे पत्र लेखन का प्रारूप हो, पत्र लेखन हो। हमारा मुख्य मकसद यह है कि आपको पत्र लेखन का प्रामाणिक स्वरूप और रूप प्राप्त हो, जिसमें मैंने शासकीय और या कहा जाए दूसरी संज्ञा के शब्दों में सरकारी पत्र या शासकीय पत्र या राजकीय पत्र या शासनादेश, उसका एक प्रारूप मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर बनाया है। इसीलिए बनाया है कि आप में से बहुत से प्रतियोगी मित्र ऐसे होंगे जिनके पास प्रामाणिक पत्र प्रारूप नहीं होगा, वो उसे देख सकें, समझ सकें, जान सकें कि आपके पत्र प्रारूप में जो आपके पास उपलब्ध है उसमें क्या कमी है। उस पर जाने से पहले थोड़ी सी चर्चा इसके पाठ्यक्रम पर कर लेते हैं। चूंकि पाठ्यक्रम की चर्चा हम कर रहे हैं तो ये सेक्शन पत्र लेखन का है। इसमें BEO के मुख्य परीक्षा में शासकीय पत्र है, अर्ध शासकीय पत्र है, कार्यालय आदेश है, ज्ञाप है, अधिसूचना है, प्रेस विज्ञप्ति है, परिपत्र है। इनका पत्र लेखन और आलेखन इसमें आता है। अब मार्क्स का डिवाइडेशन नहीं हुआ है, कितने नंबर का ये आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि कम
20 से 25 अंक का वेटेज इसे मिलेगा और 20 से 25 अंक बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके चयन के लिए। इसलिए हमारा मुख्य फोकस, अगर आप बीईओ के अभ्यर्थी हैं तो इस पर भी होना चाहिए, ये पोर्शन आपका कमजोर ना निकले। क्योंकि निबंध 100 नंबर लेके अकेले बैठा है, चयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निबंध की। जिन्होंने निबंध को हल्के में लिया और नुकसान में चले गए, जिन्हें ये लगा, जिन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं स्वयं कर सकता हूं, एग्जाम हॉल में ही करूंगा, बाकी उन्होंने प्रैक्टिस स्वयं से नहीं किया, किसी सीनियर से सलाह नहीं लिया या अपनी कमियों को उन्होंने दूर नहीं किया, वही निबंध में धोखा खाते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो जो पूर्व में यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में बैठ चुके हों, आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा में बैठ चुके हों, एक बार जरूर उनसे बात करिएगा। उन्हें 120 अंक का, चूंकि निबंध का पोर्शन आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा में है, कई ऐसे मित्र हैं, अभी कल एक मित्र का फोन आया था, लोक सेवा आयोग में समीक्षा करें, वो अपनी बात शेयर कर रहे थे कि पूर्व में उन्हें पहले, जब उसके पहले चयन के पहले परीक्षा देते थे तो उन्हें 120 में 60 और 62 अंक मिलता था निबंध में, और 120 में जब तक आपको 85 प्लस या 80 प्लस अंक ना मिले तब तक उसे अच्छा अंक नहीं माना जाता, तब तक आप चयन से रुकेंगे, हर बार रुकेंगे। इसलिए प्रयास जारी रखिए कि आपका निबंध का पोर्शन, पत्र लेखन का पोर्शन बहुत मजबूत हो। दूसरा जो पाठ्यक्रम है वो शासकीय अर्धशासकीय का है, आरओ एआरओ के लिए, और इस आरओ एआरओ में पत्र लेखन का कुल 3 सेक्शन बनाया गया है, और एक सेक्शन देखें और तो वह भी पत्र लेखन से जुड़ा हुआ है। आइए पहले इन 3 पे विचार कर लें। शासकीय अर्धशासकीय, इसमें से एक पत्र लिखने के लिए जरूर आएगा, और ये 24 नंबर का है तीनों, मतलब 8 नंबर का रहेगा एक। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग लिख दिया, जो प्रारूप मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, और जो मेरे यहाँ नामांकित छात्र हैं जिनका नामांकन मेरे यहाँ हुआ है, उन्हें मैं पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा प्रामाणिक पत्र के फ्रेमिंग के साथ और उसके एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने उस ढंग से प्रयास कर दिया लिखने का तो आपको 8 में 5 से 6 अंक बहुत आसानी से मिलेंगे, अन्यथा लोग 2 और 3 पर नंबर पे अटक जाते हैं। आगे देखिएगा, सेकंड पोर्शन है कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र। इन तीनों में से कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र में से एक जरूर आएगा 8 नंबर में। तीसरा खंड पे आइए, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन या अनुस्मारक, इसमें से एक जरूर आएगा, वो भी 8 नंबर का, ये टोटल 24 हो गए। इसी में पत्र का एक प्रारूप और जुड़ा है जिसे मैं जरूर पढ़ाऊंगा, सरकारी पत्र का सारणी रूप, टेबुलेशन फॉर्म, बहुत टेक्निकल होता है, कई स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं और जिसके कारण उनका 15 अंक का या प्रश्न 3, 4 या मैक्सिमम 5 अंक पर सिमट जाता है और कम से कम 6 से 7 अंक का अपना घाटा कर देते हैं। तो ये घाटा आपका नहीं होने देंगे। ये काम आपका है कि इस पाठ्यक्रम को नोट कर लें आप, इसी के गाड़ी में चलना है, और निबंध की कक्षा के साथ साथ बीच बीच में आपको पत्र लेखन की कक्षा मिलती रहेगी, इसकी वीडियो क्लास, इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती रहेगी। अब आइए देखते हैं शासकीय या सरकारी पत्र या राजकीय पत्र या शासनादेश। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लीजिए कि ये शासकीय पत्र या सरकारी पत्र होता क्या है। तो एक बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे इसका नाम है ऐसे इसका काम है। ये लिखना नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं, सुनिएगा क्या परिभाषा बनती है। सरकारी काम काज से संबंधित पत्र को सरकारी पत्र कहते हैं। बहुत
बहुत साधारण सी परिभाषा। सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र को क्या कहते हैं हम? सरकारी पत्र या शासकीय पत्र या राजकीय पत्र या शासनादेश कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यह सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है। इसी की परिभाषा में आप आगे बताएंगे कि सरकारी विभाग या कार्यालय में इसका प्रयोग किया जाता है पत्राचार के लिए। मतलब जब सरकारी विभाग एक विभाग दूसरे विभाग से या एक विभाग अपने अधीनस्थ ऑफिस को कार्यालय को पत्राचार करता है या अधीनस्थ कार्यालय अपने उच्चतर कार्यालय को पत्राचार करता है और वह सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पे शासकीय पत्र के प्रारूप का पालन किया जाता है। कहने का मतलब इस शासकीय पत्र में सरकार के या सरकारी विभाग के सरकारी कार्यालय के निर्णय, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सरकार के या सरकारी विभाग के या सरकारी कार्यालय के निर्णय, नीति, निर्देश, आदेश, सूचना को हम विषय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में केंद्र सरकार कोई पत्र राज्य सरकार को प्रेषित करे तो वह शासकीय पत्र या सरकारी पत्र होता है। या किसान सम्मान निधि के संबंध में, आयुष्मान भारत के संबंध में, या कोविड-19 का समय चल रहा है इस समय, इसके संदर्भ में दवाओं की उपलब्धता के बारे में, बजट की उपलब्धता के बारे में, हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए कोई सरकारी पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से राज्य सरकार को जारी हो तो उसे हम शासकीय पत्र या सरकारी पत्र के अंतर्गत लाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हुई। थोड़ी सी इसकी विशेषता भी सुनिए, बाकी सारी विशेषता जब आप पत्र पढ़ेंगे मेरे साथ में तो सब क्लियर होता जाएगा। सबसे पहली बात, यह सरकारी कामकाज से जुड़ा हुआ पत्र होता है। क्योंकि परीक्षा में दोनों चीज पूछता है, कभी कभी क्या करता है प्रारूप पूछ लेता है और कभी कभी क्या करता है कि शासकीय पत्र क्या होता है उसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो आपको रटना ना पड़े, आपको इसके प्रारूप को देख करके पता चल जाए कि हमें क्या क्या विशेषता लिखनी है। पहली विशेषता सरकारी कामकाज से संबंधित होता है। दूसरी विशेषता, शासकीय पत्र औपचारिक होते हैं। औपचारिक का मतलब इसमें व्यक्तिगत कोई बातें नहीं कही जाती हैं। क्या आप उसी पत्र में पूछना स्टार्ट कर दीजिए कि बाकी मैं स्वस्थ हूँ, आपका क्या हाल चाल है। मतलब आपको अपनी व्यक्तिगत चर्चा शासकीय पत्र में नहीं करना है। मतलब व्यक्तिगत बातों का उल्लेख शासकीय पत्र या राजकीय पत्र में नहीं होता है। ये तो दूसरी क्वालिटी हो गई। मतलब पहली सरकारी कामकाज से जुड़ी हुई है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि यह औपचारिक होता है। तीसरी बात, इसकी सबसे मुख्य जो क्वालिटी है, मुख्य विशेषता है, वह इसकी संक्षिप्तता है। मतलब जितना संक्षिप्त होगा उतना ही अच्छा शासकीय पत्र या सरकारी पत्र माना जाता है। कहने का सेंस ये हुआ कि आप इसे प्रेम पत्र की तरह ना लिखें कि आप 10 पेज का शासकीय पत्र ही लिख डालें, किसी भी पॉइंट बढ़ाते चले गए आप, यहाँ पे 2 फिर 3 फिर 4, इसी तरह से कई बातें आपने समेट दिया। मतलब जितना संक्षिप्त हो सके उतना ही अच्छा होता है शासकीय पत्र या सरकारी पत्र के लिए। दूसरी बात, उसी में आपको ये भी बताना है कि ये तथ्यपरक होता है। मतलब फैक्ट की बात करता है। ये नहीं कि फालतू बातें हो, वहां पे गोल मटोल बातें नहीं चलना है। वहां पे जितनी बातें होनी है आपसे वह तथ्यपरक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। मतलब जो हमारी विषय वस्तु हो वो तथ्यपरक हो,
वह संतुलित हो, वह स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो। ये 3 क्वालिटी आप जान गए। चौथी क्वालिटी जान लीजिए आप, इसकी जो भाषा है वो राजकीय भाषा है। मतलब ये नहीं घरेलू भाषा आप प्रयोग करें, आप मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करें। आप इसमें मुहावरे का प्रयोग, कहावतों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग आपको नहीं करना है। यह पत्र उसके लिए नहीं बना है कि आप उसमें इसका प्रयोग करें कि कहीं पर आपने लिख दिया कि 1 9 2 11 हो गया। इसकी चर्चा आपको नहीं करना है। इसकी भाषा राजकीय भाषा है। पांचवी बात कि यह राजकीय पत्र या सरकारी पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष क्या? ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहां लिखा है, उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, यह अन्य पुरुष है। या मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, मतलब मुझे कहीं से निर्देश मिला है कि यह एक तरह से अन्य पुरुष की बात कर रहा है। उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, या मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, इस ढंग से आप इसकी शुरुआत करते हैं इस पत्र की। मतलब यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। और पहली बात, पहली सूचना, पहला आदेश हम पहले पैराग्राफ में लिखते हैं। यदि वहीं पर हमें कोई दूसरी सूचना या दूसरा आदेश देना है या लिखना है तो हम सेकंड नंबर डाल करके नए पैराग्राफ से लिखेंगे, लेकिन संख्या जरूर डालेंगे। मान लीजिए 2 से अधिक हैं, 3 हैं, 4 हैं, 3-4 बातें आपको 3-4 सूचना देनी है, तो हम क्रमशः 2, फिर उसके बाद जब वो पैराग्राफ पूरा हो जाएगा तो नए पैराग्राफ से 3, फिर जब वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो नए पैराग्राफ से 4 लिख करके काम करेंगे। ये बात समझ में आ रही है आसानी से? अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो हमारी संबोधन की शब्दावली है वो महोदय है। वो क्या है? महोदय। संबोधन की शब्दावली आपकी क्या है? महोदय है। दूसरी बात, इसका विशेषता ये है, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, इसका प्रकाशन सरकारी गजट में होता है, होना चाहिए। मतलब इसका प्रकाशन किसमें होता है? सरकारी गजट में होता है। और इस शासकीय पत्र का, इस सरकारी पत्र का अभिलेखी महत्व है। आप कहते नहीं कि इस मैटर पे जियो आया है। जियो का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, आदेश है, तो ये सरकार का आदेश है, इसकी वैल्यू है, इसकी अभिलेखी वैल्यू होती है। तो आपको एक आदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित रूप से सरकारी पत्र या शासकीय पत्र का अपना एक अभिलेखी महत्व होता है। और इसमें दोनों दिशा में पत्राचार होता है। दोनों दिशा का मतलब, कोई उच्च विभाग अपने अधीनस्थ विभाग को या अधीनस्थ विभाग अपने उच्च विभाग को पत्राचार कर सकता है, करता है, वो सरकारी पत्र के या शासकीय पत्र के कार्य करता है। मतलब ये दोनों दिशाओं में चलता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये सारी बातें इसकी विशेषता है। अब थोड़ी सी चर्चा आइए करते हैं पत्र लिखना कैसे। ध्यान दीजिए, कुछ लोग गलती क्या कर बैठते हैं, क्यों फुटपाथी किताबें लेके बैठ जाते हैं। जो फुटपाथ का मतलब यह है कि बिना प्रमाणित किताब को समझे उन्होंने खरीद लिया और पत्र लेखन तैयार करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में आप मुख्य परीक्षा जरूर देंगे आप, लेकिन आपका चयन प्रभावित होगा। आप प्रमाणित जगह से ही मैटर को पढ़िए। हाँ, एक चीज है कि पत्र के प्रारूप को लेकर के थोड़ी सी विभिन्नता है, लेकिन ये नहीं है कि एकदम अलग है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पत्रांक लिखा है, चूंकि हमने इसको एक पेज मान लिया, इसको मैंने दो भाग में बांटा है ना, बीच में डॉट लाइन लगा करके मैंने इसे 2 पेज में बांट दिया है। चूंकि इसमें आ नहीं रहा था तो सेकंड पोर्शन मैंने इधर बना लिया। जबकि परीक्षा में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि ये एक ही पेज में आ जाए।
ये प्रयास आपका होना चाहिए। यदि किसी दशा में नहीं भी आ पाता है तो आप सेकंड पेज का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हाँ, अगर सेकंड पेज पे कोई प्रश्न लिखा है, क्योंकि तो प्रश्न प्रिंट होकर के आता है, अगर इसके लिए एक ही पेज आवंटित है तब तो आपको काम ये करना ही होगा कि एक ही पेज में आपको पूरा पूरा लिखना होगा, तब आपको दूसरा पेज तो मिलने का प्रश्न नहीं रहा। इसलिए ऐसा लिखिएगा कि आपका एक ही पेज में आ जाए। तो पत्रांक ये दाहिने साइड के पेज के हल्का मतलब सबसे ऊपर अगर देखा जाए पूरे पत्र में तो पत्रांक ही होता है। अब किसी पुस्तक में, किसी नोट्स में, किसी मैटर में यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? पत्र संख्या। तो चाहे आप पत्र संख्या को, चाहे आप पत्रांक, ये शब्दावली विभिन्न समय पे बदलती रहती है, तो यहाँ पे पत्रांक मैंने प्रयोग कर दिया। और ये मैं लेटेस्ट मॉडल आपको पढ़ा रहा हूँ। 22 अक्टूबर के गवर्नमेंट ऑर्डर के, गवर्नमेंट के आदेश का जो सरकारी पत्र है, मैंने उसी को फॉलो किया है। 22 अक्टूबर के सरकारी पत्र के प्रारूप को मैंने फॉलो किया है, जिससे आपका परीक्षा में कोई नुकसान ना होने पाए। कुछ पुस्तक में देखेंगे तो वहां पत्रांक के जस्ट नीचे विभाग की भी चर्चा है, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार का एक जियो गवर्नमेंट ऑर्डर हमारे पास 22 अक्टूबर का मौजूद है, उसमें यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। तो ये पत्रांक होगा सबसे ऊपर दाहिने साइड में, ध्यान दीजिएगा इस बात को। सारे पत्र आपको मैं प्रामाणिक ही बताऊंगा, कहीं पर कोई गलती ना होने पाए, और कहां पर भी आपको विभिन्नता मिलेगी ये भी मैं बताऊंगा अन्य के नोट्स में यानी कि पुस्तक से। अब थोड़ा सा इधर आइए, बाएं साइड में सबसे पहले सबसे ऊपर हम प्रेषक लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे तो पत्रांक से थोड़ा सा नीचे ही रहे। मतलब अगर पूरे पत्र में देखें हम तो पत्रांक ही हमें ऊपर दिखे। बात समझ में आ रहा है ना? हल्का सा नीचे ये प्रेषक होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग, इसके सापेक्ष या इसकी तुलना में हम कह सकते हैं। प्रेषक लिख करके हमें कॉमा लगा देना है। अब कॉमा लगाने के बाद नाम की शुरुआत करना है। भाई प्रेषक कौन सा, कुछ नाम होगा, कुछ पदनाम होगा, कुछ उसका शासकीय पता होगा। तो अब ये कामा लगाएंगे आप। कामा लगाने के बाद देखेंगे आप हल्का सा इसी की सीध में हल्का सा हट करके नाम मैंने लिखा है। कुछ मित्र लोग क्या करते हैं कि प्रेषक के जस्ट नीचे लिख देते हैं नाम। ये गलती आपको नहीं करना है। हाँ, कामा से हल्का सा नीचे या कॉमा की सीध में लिख सकते हैं और चल जाएगा, लेकिन प्रयास ये हो कि कामा से हल्का सा गैपिंग बना करके नीचे, प्रेषक के सीध में नहीं लिखना है, प्रेषक के नीचे कामा के सीध में नहीं, कामा से थोड़ा सा हट करके नाम लिखेंगे, डॉट 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 लगाएंगे, लास्ट में कामा लगा देंगे। कामा जरूर लगेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। पदनाम डॉट 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 कॉमा, शासकीय पता डॉट डॉट डॉट, फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम। यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग पूर्ण विराम का प्रयोग यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं, गलत है, वो नहीं करना है आपको। पूर्ण विराम का प्रयोग केवल और केवल यही लास्ट में होगा जहाँ पे शासकीय पता रहेगा। अब हल्का सा लगभग एक लाइन से भी कम अंतर करके हम प्रेषक की ठीक सीध में सेवा में लिखेंगे। ये गलती ना हो कि सेवा में इधर आ जाए। सेवा में और प्रेषक ये दोनों एक ही सीध में होना चाहिए, और नीचे कामा का प्रयोग करेंगे। कामा का प्रयोग हो गया। अब पदनाम की बात आई। भाई जिनको भेज रहे हैं उनको भेज रहे हैं तो उनका पदनाम और उनका शासकीय पता यहाँ लिखा होना चाहिए। चूंकि नाम यहाँ पे लिखा है तो नाम और पदनाम की ठीक सीध में होना चाहिए। मतलब ये चीज नाम, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बताया आपको नाम, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पदनाम, ये दोनों एक सीध में ऐसी ही होनी चाहिए। ये तीन बातें और ये दोनों बातें एक ही सीध में होनी चाहिए। ध्यान रहे कि सेवा में के नीचे नहीं रहना चाहिए। सेवा में का कामा जहां लगे
उसी के अकॉर्डिंग आप शुरुआत करें, वहीं से सटा हुआ, वहीं से थोड़ा सा गैपिंग लेते हुए आप इसकी स्टार्टिंग करेंगे। पदनाम में कॉमा लगना है, शासकीय पता के बाद पूर्ण विराम लगना है। अब यहाँ पे आइए, स्थान डॉट 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 कॉमा, दिनांक डॉट डॉट डॉट। अब कुछ जगह आपको देखने को ये मिलेगा कि दिनांक पहले है, स्थान बाद में है। वो संभव है, हो सकता है। अगर आपसे ऐसा हो जा रहा है या आपने ऐसे याद कर रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दिनांक को पहले कर सकते हैं, स्थान को बाद में। लेकिन मैं कल के 22 अक्टूबर के जियो के कार्य पत्र बता रहा हूं कि स्थान पहले दिनांक बाद में, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अनुभाग को स्थान और दिनांक के सीध में कर देते हैं। यह काम आपको नहीं करना है कि अनुभाग स्थान दिनांक के सीध में नहीं होना चाहिए। पदनाम शासकीय पता जब समाप्त हो तो हल्का सा नीचे, इस शासकीय पता के नीचे दाहिने साइड में, ध्यान दीजिएगा बात को, दाहिने साइड में आप स्थान डॉट 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 कॉमा दिनांक डॉट 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 लगा देंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, अब हम इसकी सीध में कुछ नहीं लिखेंगे, इस साइड में, इसकी सीध में इस साइड कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके नीचे वाली लाइन में हम इधर किनारे की तरफ, कुछ लोगों के नोट्स में, कुछ लोगों की पुस्तक में अनुभाग को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखा गया है। किसी जियो में मैंने भी देखा लिखा गया है, लेकिन कुछ जियो में ऐसा है कि प्रेषक और सेवा में के सीध में ही अनुभाग लिखा गया है। तो मैं कल 22 अक्टूबर के ही लेटर को आधार बना करके, और उसके पूर्व में मतलब जुलाई का भी मेरे पास है जियो, मेरे पास अगस्त का भी है, सितंबर में भी जियो आया है। मैं 4-5 महीने के दर के जियो को फॉलो करते हुए ये पत्र प्रारूप बता रहा हूं आपको, और उसी का पालन आप करिएगा। अगर आप अनुभाग को पहले भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जियो इसी ढंग से चल रहा है तो आप इसी को फॉलो करिएगा। प्रेषक सेवा में और अनुभाग ये एक ही सीध में हो। अनुभाग लिख करके डॉट 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 फुल स्टॉप लगा देना है। फिर देखिएगा, विषय प्रेषक सेवा में अनुभाग के ठीक सीध में विषय भी होना चाहिए। विषय लिख करके डॉट डॉट डॉट, अगर 2 लाइन का है तो 2 लाइन करने के बाद पूर्ण विराम कर देंगे। 1 लाइन का है तो 1 लाइन करने के बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। मतलब पूर्ण विराम का प्रयोग यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रयोग पूर्ण विराम का नहीं हुआ है। आइए, अब बात आती है महोदय शब्द लिखने की। कुछ लोग महोदय को उठा करके यहाँ सेट कर देते हैं, ये काम आपको नहीं करना है। प्रेषक सेवा में अनुभाग विषय और महोदय ये तीनों 5 एक सीध में हो। मैंने बताया ना, कुछ जियो में अंतर हल्का से देखने को मिलेगा अनुभाग को लेकर के, अनुभाग को थोड़ा से बढ़ा के लिखा गया है, लेकिन मैंने इन 5 को एक सीध में लिखा है। मैंने जियो का पालन किया है जो 22 अक्टूबर को प्राप्त हुआ है मुझे। अब महोदय लिखने के बाद कुछ लोग कामा नहीं लगाते, गलती कर बैठते हैं, कामा जरूर लगाना। और क्या गलती लोग करते हैं, महोदय लिखने के बाद ये उपर्युक्त शब्द यहाँ जस्ट इसके नीचे से स्टार्ट करते हैं। ना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। अब कुछ लोग ये गलती करते हैं कि महोदय लिखने के बाद कामा लगाने के बाद यहीं बगल में ही उपर्युक्त लिखना चालू कर देंगे। ये काम भी नहीं करना है। महोदय और कामा लगा करके नई लाइन से कामा जहां पे समाप्त हुआ है, हल्का सा उससे दाहिने हटके ठीक उसी के नीचे उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, या आप ये भी लिख सकते हैं, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। दोनों बातें सही है, उससे आप परेशान मत होइएगा। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, या आप लिखिए उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, डॉट 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 पहली सूचना या पहला आदेश लिख करके पूर्ण विराम लगा देना है। लिख करके क्या करना है, पूर्ण विराम लगा देना है। अब दूसरी बात पे आइए। दूसरी बात में यह है कि हमको दूसरी पॉइंट में जो भी सूचना है, जो भी आदेश है,
को हमें संख्या लिख करके लिखना है। बिना संख्या के मत लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। मतलब संख्या का उल्लेख करना जरूरी है। अगर उसमें 3 बातें हैं तो 3 भी लिख करके आप तीसरी बात, तीसरी सूचना, तीसरा आदेश मेंशन कर दीजिए। और फुल स्टॉप दोनों में लगना है, पूर्ण विराम लगना है। यहाँ भी पूर्ण विराम लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। बैठाते चलिएगा कहाँ कहाँ पूर्ण विराम लगा है, कहाँ कहाँ कॉमा लगा है। यही महत्वपूर्ण होता है। आपके पत्र लेखन में कोई व्याकरणात्मक त्रुटि ना हो, फ्रेमिंग में हल्का सा इधर चल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। ये नहीं है कि आप प्रेशर भाग यहाँ कर देंगे वो भी चल जाएगा। चलने तो सब कुछ चल सकता है, लेकिन नंबर कट जाएंगे आपके। अच्छा नंबर लेने के लिए आपको इसी प्रामाणिक प्रारूप का पालन करना होगा, जरूर करिएगा। फिर देखिएगा, अब ये दूसरा, जब हमने अपनी सूचना अपना आदेश लिख दिया तो इसी के जस्ट नीचे की लाइन में हम लिखेंगे भवदी। कुछ लोग भवदी लिख के बगल में हस्ताक्षर लिख देते हैं, ये काम नहीं करना है। भवदी के ठीक नीचे हस्ताक्षर, फिर ब्रैकेट में नाम, फिर नीचे पदनाम, पदनाम लिखने के बाद लास्ट में पूर्ण विराम। कुछ पुस्तकों में, कुछ नोट्स में पदनाम के बाद पूर्ण विराम नहीं दिया है, गलत है, पूर्ण विराम देना चाहिए। तो हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पूर्ण विराम हो गया। इधर आइएगा, भवदी के सीध में नहीं, हल्का सा हस्ताक्षर के ऊपर, भवदी के नीचे, ध्यान दीजिएगा, भवदी के नीचे और हस्ताक्षर के ऊपर की लाइन को पकड़ते हुए इधर आप लिखेंगे संलग्नक। मतलब कितने अटैच कागज उसके साथ अटैच हैं, उसमें हम संख्या लिखते हैं। जैसे 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। अगर 2 संलग्नक है, जैसा कि यहाँ मेंशन मैंने किया, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो हम संलग्नक लिख करके यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं, उनकी संख्या लिखते हैं। और ये संलग्नक भी इसी महोदय विषय सेवा में प्रेषक की सीध में होना चाहिए। कुछ लोग संलग्नक को इधर खिसका देते हैं, वो काम नहीं करना है। आपको प्रेषक सेवा में अनुभाग विषय महोदय के सीध में संलग्नक को लिखना है। और ठीक जस्ट उसके नीचे 1 लिख करके जो संलग्नक है उसकी चर्चा, लास्ट में पूर्ण विराम। 2 लिख करके जो दूसरा आपका संलग्नक है उसकी चर्चा और पूर्ण विराम। मतलब संलग्नक की चर्चा में भी आप लास्ट में पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे। फिर हल्का सा 1 या 2 लाइन की गैपिंग दे करके, ध्यान दीजिएगा, 1 या 2 लाइन की गैपिंग दे करके आप ये बात भी लिखेंगे। कुछ लोग इस परीक्षा में अधूरी बात लिखते हैं, केवल इतना ही लिखकर चले जाते हैं, मिलते हैं। ये यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, ये यहाँ पे आके पूरा हुआ। तो जब तक हम इसे नहीं लिखेंगे तब तक हमें अच्छे अंक नहीं प्राप्त होंगे। और ये कंडीशन जहां जहां आएगी, चूंकि मैंने पाठ्यक्रम बताया है, वहां वहां मैं चर्चा करूंगा आपसे विस्तार से, आपको पीडीएफ भी दूंगा। अब इसके बाद इतना कुछ करने के बाद 1 या 2 लाइन छोड़ करके आप इस पर आएंगे। पत्रांक डॉट डॉट डॉट, ये 2 सिंबल में लगाया है, आपने पढ़ा होगा ना। पत्रांक 203 बटा 4B 29C 28B ऐसा करके लिखा जाता है। तो आप इसीलिए मैंने बना दिया है फॉर्मेट। फिर बटे दिनांक डॉट डॉट कर दिया है। फिर इसी के ठीक नीचे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। और यह पत्रांक ध्यान दीजिएगा, इसी संलग्नक महोदय विषय सेवा में प्रेषक के सीध में होना चाहिए। यह आपका पत्रांक, और हल्का सा 1 अक्षर का फर्क करते हुए नीचे प्रतिलिपि होनी चाहिए। मतलब जहां त्र लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शुरुआत करना है। पत्रांक के ठीक नीचे का पोर्शन लेना है, यहीं से आपको लिखना है। ये बनेगा क्या कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इतना लिख करके यहाँ पे आपको डॉट लगा देना है। मतलब इसी के आगे आपको यहाँ पे नीचे चर्चा करना है। मतलब प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करके यहाँ डैश लगा करके
ठीक उसके नीचे आप क्या चर्चा करेंगे? नंबर 1 और नंबर 2, मतलब किनको आप भेज रहे हैं सूचना, उनकी चर्चा करेंगे। जैसे किसी जनपद के जिलाधिकारी को भेज रहे हैं या किसी विभाग को भेज रहे हैं सूचना, तो आप उनकी चर्चा यहाँ करके लास्ट में दोनों के पूर्ण विराम लगा देंगे। अगर कई लोगों को भेजना है, 4-5 हैं, तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 और उनके विभाग का नाम, उनकी चर्चा, लास्ट में पूर्ण विराम। इतना सब कुछ करने के बाद एक लाइन हल्का सा छोड़ करके आपको लिखना है आज्ञा से, और ये दाहिने साइड में रहेगा आपकी पेज में। पहली एक ही पेज में नीचे आज्ञा से रहेगा दाहिने साइड में, उसके ठीक नीचे हस्ताक्षर, उसके ठीक नीचे नाम ब्रैकेट में, उसके ठीक नीचे पदनाम। कुछ लोग पदनाम के बाद पूर्ण विराम लगाते हैं, कहीं कहीं नहीं लगा हुआ है, या आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे तो लगा दीजिएगा और चाहे तो छोड़ दीजिएगा। तो ये हमने आपको पत्र प्रारूप बताया है, और हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत इसमें होगी, क्योंकि मैंने पूरा विस्तार से आपको इसको बताया, जिससे आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन शासकीय पत्र के बारे में, विशेष करके राजकीय पत्र के बारे में न रहे, कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से परीक्षाओं में लिख सकें और आसानी से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो ये पत्र प्रारूप जिसकी मैंने चर्चा किया, इसकी पीडीएफ फाइल्स मैंने फेसबुक पर भी शेयर किया है, आप वहां से भी मुझे फॉलो करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया है, वहां से भी आपको मिल सकता है। और जिनका रजिस्ट्रेशन मेरे यहाँ हुआ है उन्हें भी आसानी से पीडीएफ फाइल उपलब्ध होगी। ये पहली कक्षा पत्र लेखन की जो मैंने उपलब्ध कराया है, ये सभी के लिए है, हर कोई इसका लाभ ले सकता है। आगे वही लाभ प्राप्त कर पाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन मेरे ऐप प्रयागराज पीसीएस निबंध पर रहेगा, केवल उसी को पत्र प्रारूप आगे से सभी को प्राप्त होंगे। मतलब जिनका नामांकन होगा केवल उन्हीं को आगे का पत्र का प्रारूप मिलेगा, बाकी शेष को नहीं मिल पाएगा। ध्यान दीजिएगा, सारी चर्चा मैंने आपसे कर दिया है। अब इसे आप आसानी से लिखिएगा, स्वयं प्रैक्टिस करिएगा, और आप प्रामाणिक प्रारूप खोज करके मार्केट से, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारी ही मदद लें, आप स्वयं ये काम कर सकते हैं, बस आप प्रामाणिक रूप पकड़िएगा, अन्यथा आपका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। चूंकि 24 नंबर का ये, 15 का ये 39 नंबर आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा में बहुत निर्णायक है, और अगर आप 39 नंबर में 10 से 12 नंबर पे निपट गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान ना होने पाए, ऐसे ही आपकी निगाह निबंध पर भी लगी हो, ऐसे ही आपकी निगाह जीएस के पोर्शन पर लगा हो कि जीएस में भी आपका कोई नुकसान ना होने पाए। बीओ की परीक्षा में लिखित जीएस है, आरओ की मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव है, वहां पर भी आपका नुकसान ना हो। ऐसी रणनीति, ऐसी तैयारी चले आपकी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज की कक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।